हेलो ऑल ऑफ़ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 7 पे डिस्कस किया था और पार्ट 7 हमारे पास था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ओके, बीच में वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू था। ओके, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ का एक पार्ट तो कम से कम आपका अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, बट मैं ये आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट ज़रूर कराऊँगी। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें तो पार्ट 7 पे हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कि कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। ये चैप्टर 2 की यूनिट 2 है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ अ मेजर्ड ऑफ इट एबिलिटी होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस टाइप से हमने एक फॉर्मूला आपके पास ड्राइव किया था, वो फॉर्मूला था C=Q/V। ठीक हो गया। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, इसका जो फर्स्ट प्रूफ है, यूनिट 2 का जो फर्स्ट प्रूफ है वो है कि किसी आइसोलेटेड स्पेरिकल के लिए कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कितना होता है। इट मीन्स विलगित गोलीय कोश की धारिता कितनी है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम करते हैं कि सपोज़ हमारे पास क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि विलगित गोलीय कोश है, जिसकी मैंने रेडियस क्या लेट कर रखी है, यहाँ पर ए लेट की है। क्लियर है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको जब हमने इस आइसोलेटेड स्पेरिकल को क्यू चार्ज प्रोवाइड कराया, तो क्यू चार्ज प्रोवाइड कराने पर ये क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अकॉर्डिंग इसका जो चार्ज है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर हो गया। तो यहीं पे इसी को थ्योरेटिकल हमने क्या लिखा हुआ है, Suppose an isolated spherical conductor of radius a meter is placed in vacuum or air। ये मैंने vacuum या air पे रखा है। Suppose the charge of plus q coulomb is given to this sphere। तो जब हम इसे plus q चार्ज इस स्पेयर को आप क्या करवाते हो, आइसोलेटेड स्पेयर को देते हो, तो यहाँ पर ये क्या होता है, द चार्ज स्प्रेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्पेयर यूनिफॉर्मली। तो जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसकी सरफेस पे इक्वली क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, मतलब इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो दैट द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम। बट इक्वी पोटेंशियल सरफेस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर पार्ट पे जो इक्वी पोटेंशियल यानी पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो हर पॉइंट पे क्या होती है, हमारे पास सेम होती है। क्लियर क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसी को मैंने हिंदी पे लिख रखा है कि माना एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a है और इसको हमने क्या करा, q आवेश दिया। तो q आवेश देने पर इसके बाहरी पृष्ठ पर एक रूप से फैल जाएगा और फैल जाने के बाद इसके हर पॉइंट पे विभव क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसमें इसको प्रूफ करने के लिए हमने ये देखा कि जब हमने प्लस क्यू चार्ज इस गोलीय सेंटर पे, अगर हम इस क्यू चार्ज को अगर हम इसके सेंटर पे लेट करें, तो हम क्या कहते हैं कि इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा या इस पे जो पोटेंशियल होगा इस आइसोलेटेड स्पेरिकल पे, वो पोटेंशियल कितना होगा, ये हम पढ़ चुके हैं क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, V=1/4πε0Q/R। तो ये हमने इक्वी पोटेंशियल पोटेंशियल किसी पॉइंट पे पोटेंशियल के लिए प्रूफ किया था, तो वही यहाँ पर मैंने लिख रखा है 1/4πε0Q/R। R हमने इसके लिए क्या लेट किया है, ए। बट हमें तो कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस यानी कि धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है, क्या होता है, Q/V। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, V की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देन Q आपका एज इट इज़ रहा, कैपिटल लें या स्मॉल लें, V की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया, Q से Q आपके पास कैंसिल आउट हुआ। अब देखेंगे ये 3 स्टेप से ये दोनों टर्म्स कहाँ जाएंगी, अप में जाएंगे। तो फाइनली मेरे पास आइसोलेटेड स्पेरिकल के लिए जो कैपेसिटेंस होगा, विलगित गोलीय कोश की जो धारिता होगी वो कितनी होगी, 4πε0A। ओके, तो यहाँ पर इसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दूँ, यहाँ पर आपसे कहेगा कि एक आपके पास क्या है, एक स्पेरिकल है जिसकी रेडियस हमारे पास देगा, सपोज गिवन करा दी, जिसकी रेडियस है आपके पास 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है,
एक आपका स्पेरिकल है जिसकी रेडियस 10⁻⁻⁴ है। तो इस स्पेरिकल के लिए, इस आइसोलेटेड स्पेरिकल के लिए कैपेसिटेंस को फाइंड करिए। ठीक है, तो याद रखना न्यूमेरिकल्स को हम कैसे पहचानते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारे पास तो अभी हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या लगेगा, बट जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में सारे चैप्टर्स के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा सबसे पहले न्यूमेरिकल को करने से पहले आप गिवन वैल्यू का चार्ट बनाइए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आर गिवन था और हमें निकालना है सी। तो हम ये देखेंगे कि आर और सी के बीच में एक शॉर्टेस्ट आपके पास फॉर्मूला क्या बन सकता है जिसमें गिवन डाटे से ही हम उसको फाइंड आउट कर ले जो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो C है, ठीक है, C और R के बीच में आइसोलेटेड स्पेरिकल के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, 4πε0 R, जिसे हम A बोल रहे हैं। ठीक, अब हम क्या है, कुलाम्स लॉ के कांस्टेंट से हमने ये देखा है कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो बट यहाँ पर हमारे पास 9 × 10⁹ होती है। तो अगर हमें इसको 4πε0 R की वैल्यू चाहिए तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करने पर 4πε0 अप में आ जाएगा और नीचे होगा 1 × 10⁹। तो यानी कि मैं इसकी जगह पे क्या प्लेस कर सकती हूँ, C = में क्या आ जाएगा, 1/9 × 10⁹ और R आपको दिया है 10⁻⁻⁴। देन C = हम पावर्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 10⁻⁻⁴, देन ये अप में जाएगा तो 10⁻⁹। ठीक, तो C = 9 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, देन 0 आपका इंक्रीज होगा तो 9 × 1 = 9, देन 1.1 और 10 की पावर कितना आपके पास आएगा, -13। देन C की फाइनली वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इस पॉइंट को एक नेचुरल नंबर के बाद अगर आप इसको प्लेस करते हैं तो राइट साइड पे माइनस की पावर बढ़ती है, देन 1 × 10⁻⁻15 एंड कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, फैरड होती है। तो फाइनली हमारे लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻14। ठीक है, तो ये आपके पास ये प्रूफ कहाँ पर यूज़ होता है, किन न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियस गिवन हो। अगर रेडियस गिवन है तो बेसिकली आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं, धारिता को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वी हम पहले पुट कर चुके थे, फाइंड आउट कर चुके थे और हमने सी ये वाला फॉर्मूला भी पहले फाइंड आउट कर रखा है, बस इसमें वैल्यूज़ को पुट करके फाइनली। तो आइसोलेटेड स्पेरिकल के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, 4πε0 R। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक टर्म होती है EMF ऑफ सेल, तो EMF ऑफ सेल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके।